हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बेटा हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 क्लास 9 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। अब ज्योमेट्री हम काफ़ी बार पढ़ चुके हैं और ज्योमेट्री से हम बहुत अच्छे से फैमिलियर हैं, बट क्वेश्चन ये उठता है कि इसमें यूक्लिड्स क्यों लगाया है, साथ में यूक्लिड्स ज्योमेट्री क्यों मेंशन किया गया है। तो इस जो यूक्लिड्स ज्योमेट्री के पीछे जो हिस्ट्री है, एक बार हम उसको ब्रीफ में समझने की कोशिश करते हैं। तो बेटा शुरू करते हैं। हमारा जो वर्ड है जियोमेट्री, ये जियोमेट्री एक ग्रीक वर्ड से बना है, जियो प्लस मेट्रियन। ओके, अब जियो मीन्स होता है अर्थ एंड मेट्रियंस मीन्स मेजर, टू मेजर। तो इसका मीनिंग क्या हो गया? जियोमेट्रियन मीन्स अर्थ को मेज़र करना। तो बेटा ज्योमेट्री की जो शुरुआत है, या उसको कह दो उसका जो ओरिजिन है, वो फॉर मेजरिंग लैंड ही हुआ था, कि मीन्स ज़मीन को नापने के लिए हुआ था। तो ये जो ब्रांच है ज्योमेट्री की, ये बहुत ज़्यादा इसकी स्टडी की गई। इजिप्ट, चाइना, इंडिया, कुछ कंट्रीज़ में इसके बारे में काफ़ी कुछ इसकी स्टडी की गई। और फिर ऑफ लैंड है, ठीक है। इसको मुझे 5 पार्ट्स में डिवाइड करना, 4 में, जैसे हम लोग करते हैं नेचुरली कि मेरा पार्टीशन इतना है, इस टाइप से पार्ट करने के लिए अब हमारे पास क्या है, पूरा रिकॉर्ड होता है। उसके अकॉर्डिंग हम पता कर सकते हैं कि मेरा ये पार्ट यहाँ है। पहले ऐसा कुछ नहीं होता था, हमारे पास कोई मेजरिंग स्केल नहीं होता था कि हम इसको फुट में नापेंगे, स्क्वायर में नापेंगे, किलोमीटर में नापेंगे, मीटर में नापेंगे, कुछ ऐसा नहीं था। तो वो क्या करते थे, जैसे ही उनका पार्टीशन हुआ तो वो एक टेम्परेरी, फॉर एग्जांपल मड से अपनी बाउंड्री बना लेते थे, मिट्टी से चारों ओर बाउंड्री बना लेते थे, या कंक्रीट वॉल से बना लेते थे। लेकिन क्या था, टाइम के साथ ये सब चीज़ें डैमेज हो जाती थी। नेचुरल क्लैमिटीज़ हो गई, फ्लड हो गया, तो उसके साथ ये सब चीज़ें डैमेज हो जाती थी। और उसके बाद उन्हें ये नहीं पता होता था कि मेरा पार्ट कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ, उन्होंने कुछ नए नए तरीके ढूंढे कि परमानेंट हमारा पार्टीशन ये हो जाए। तो फाइनली करते करते ज्योमेट्री की उन्होंने डिस्कवर कर लिया। तो काफ़ी टाइम भी होने तक कुछ ऐसा रिकॉर्ड नहीं था, कुछ रिटर्न में नहीं था ज्योमेट्री से रिलेटेड। अदरवाइज़ हमारे जो पिरामिड्स हैं, इजिप्ट के पिरामिड्स, उनमें काफ़ी अच्छी हमें ज्योमेट्री देखने को मिलती है। और जैसे इंडिया की बात करें तो हड़प्पा संस्कृति की हम बात करते हैं, वहाँ जब भी कुछ भी खुदाई के दौरान काफ़ी कुछ मिलता है, और वहाँ से भी हमें ये नॉलेज मिलती है कि जो प्राचीन लोग थे उनको ज्योमेट्री की नॉलेज थी, बट रिटर्न कुछ उनके पास फॉर्मूलाज या ऐसा कुछ रिकॉर्ड में नहीं था। तो काफ़ी टाइम तक यही सब चलते रहा। फिर क्या हुआ, 1640 BCE, और ये टाइम पीरियड है थेल्स का। थेल्स बहुत ही फेमस मैथमेटिशियन थे ग्रीक के, ठीक है। इस ड्यूरेशन में थेल्स एक बहुत ग्रेट कह सकते हैं मैथमेटिशियन आए फ्रॉम ग्रीक। उन्होंने क्या किया, उन्होंने फर्स्ट प्रूफ दिया था कि जो सर्कल है, सर्कल को डायामीटर जो है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। मींस ये एक डायामीटर है, वो सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो डायामीटर क्या होता है, जो सर्कमफ्रेंस को 2 पॉइंट्स पर कट करता है विद पासिंग थ्रू द सेंटर। तो ये भी हमारा डायामीटर है। तो ये क्या कहे है कि ये इक्वल पार्ट्स में इसने इसको डिवाइड किया है। तो ये जो प्रूफ था, ये सबसे पहले किसने दिया था, थेल्स ने, ठीक है। अब थेल्स का ही स्टूडेंट था पाइथागोरस। पाइथागोरस ने क्या किया, अब हमें पाइथागोरस थ्योरम हम सभी को पता है, लेकिन ये आई कैसे? तो क्या है, फॉरेस्ट वगैरह में बाउंड्री बनाने के लिए रोप का यूज़ होता था, ठीक है। फिर क्या हुआ, पाइथागोरस और उनके कुछ साथियों ने क्या किया कि जैसे फॉरेस्ट में बाउंड्री बनानी, तो ज़्यादातर वो रस्सी का यूज़ करते थे। रस्सी को टाइट करने के लिए, स्ट्रेट करने के लिए बीच बीच में नोट बना दिए जाते थे, ठीक है। गांठें लगा दी जाती थी ताकि रस्सी सीधी रहे, अदरवाइज़ रस्सी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती। तो जस्ट ऐसे करते करते उन्होंने एक बार क्या किया, इस तरीके से एक रोप लिया और उसको ऐसे लगा दिया। तो यहाँ पर देखा तो उन्होंने 3 आए थे, 3 नॉट्स। फिर ऐसे ज्वाइन किया तो यहाँ पर उनको मिले 4। फिर उन्होंने क्या किया, इसको यहाँ से यहाँ ज्वाइन कर दिया। तो उन्हें ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर 5 नोट्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, 3, 4 एंड 5, ये एक पेयर बन गया 3, 4, 5 का। तो जब उन्होंने काफ़ी टाइप से इस तरीके से उन्होंने डिज़ाइन करके देखा, तो फिर उन्होंने क्या कंक्लूज़न निकाला कि जो
is this side square plus this side square is equals to this side, means 3 square plus 4 square is equal to 5 square के इक्वल आते। तो यहाँ से हमारी पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ हुई थी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, इजिप्ट के एक मैथमेटिशियन यूक्लिड्स, उन्होंने क्या किया, जितना भी ज्योमेट्री से रिलेटेड डाटा था, जो भी डाटा था, उसने उसको रिकॉर्ड बनाया, उनको कलेक्ट किया, हर जगह से जितना भी नॉन डाटा था उनको कलेक्ट किया और उन्होंने उस पूरे डाटा को 13 चैप्टर में डिवाइड कर दिया। 30 चैप्टर्स को मीन्स जो 30 चैप्टर थे उन हर चैप्टर को बोला जाता था बुक। तो उसमें उन्होंने ज्योमेट्री से रिलेटेड सब कुछ मेंशन किया। तो वहीं से जो 13 चैप्टर थे, मीन्स वो 13 जो बुक्स का कहा था यूक्लिड्स ने उन्होंने फिर क्या किया, वहीं से पूरे वर्ल्ड को ज्योमेट्री के बारे में पढ़ने को मिला और ज्योमेट्री की जो अंडरस्टैंडिंग थी वो वहीं से पूरे संसार ने सीखी थी, ठीक है। फिर इसी कारण यूक्लिड्स को फादर ऑफ ज्योमेट्री भी कहा जाता है। इसी वजह से यूक्लिड्स को फादर ऑफ ज्योमेट्री कहा जाता है और इस चैप्टर में उनके नाम के ज्योमेट्री के साथ उनका नाम इसी वजह से अटैच है। तो यूक्लिड्स का काफ़ी कंट्रीब्यूशन है ज्योमेट्री में। तो उन्होंने क्या है, अपना जो भी डाटा था उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, एक पोस्टुलेट्स और दूसरा है एक्सियोम। अब ये क्या होते हैं, तो क्या है पोस्टुलेट्स और एक्सियोम्स क्या होते हैं। तो फर्स्ट है बेटा पोस्टुलेट, ठीक है। पोस्टुलेट्स वो अजम्पशंस होती हैं जो स्पेसिफिकली रिलेटेड होती हैं, जो स्पेसिफिक यूज़ होती हैं ज्योमेट्री में। पोस्टुलेट्स दीज आर द अजम्पशन दैट वर स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री। ये क्या हमारी स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री हैं, स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री, बिकॉज ज्योमेट्री में हम यूज़ करते हैं। सेकेंड वन इज एक्सियोम। एक्सियोम्स भी क्या वो अजम्पशन है, ये सिर्फ ज्योमेट्री ही नहीं बल्कि थ्रू आउट मैथमेटिक्स इसको हम यूज़ करते हैं। एक्सियोम्स हैं, ठीक है, उनको हम 1 by 1 अभी समझेंगे। सम एक्सियोम्स ऑफ यूक्लिड्स बुक में हमें मेंशन है, 1 by 1 हम करते हैं। फर्स्ट एक्सियोम है थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। मीनिंग क्या है, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। देखो मैंने कहा 2a इक्वल है 4 एंड 2b इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू 4। ये 2a और 2b डिफरेंट लग रहा है हमें, ये किसके इक्वल है, ये 4 के इक्वल, दिस वन इज़ ऑल्सो इक्वल टू 4। तो बेटा क्या होगा, 2a इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू 2b, ये केस हो जाएगा। तो यही हमारा फर्स्ट एक्सियोम है, या इसको ये कह दीजिए कि मेरे पास जितनी टॉफ़ी हैं उतनी ही मेरे भाई के पास हैं, ठीक है, और मेरी मम्मा के पास मेरे भाई जितनी टॉफ़ीज़ हैं। तो ये भी तो क्लियर है कि मेरे पास और मेरी मम्मा के पास भी टॉफ़ीज़ क्या हैं, इक्वल हैं। तो ये फर्स्ट एक्सियोम है। नेक्स्ट एक्सियोम है इफ़ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल आर इक्वल, ठीक है। इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। तो मैंने अभी बोला जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 2a हमें किसके इक्वल गिवन है, 2b के, ठीक है, ये ऑलरेडी गिवन है। मैं इसमें भी 4 ऐड कर देती हूँ और इधर भी मैं 4 ऐड कर देती हूँ, तो जो ये मेरा रिज़ल्ट है ये भी क्या हो जाएगा, दिस इज़ ऑल्सो इक्वल, दिस इज़ ऑल्सो इक्वल। ये दोनों भी तो इक्वल होंगे क्योंकि 2a 2b के इक्वल है, हमें गिवन है। तो मैंने दोनों में सेम 4 ऐड किया, सेम अमाउंट ऐड की हैं, तो जो रिजल्ट आएगा वो भी हमारे पास इक्वल ही रहेगा। दिस इज़ यूक्लिड्स सेकेंड एक्सियोम। नाउ एक्सियोम थर्ड इज़ इफ़ इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल द रिमाइंडर्स आर इक्वल। सेम यही वाली कंडीशन हो गई है, इसमें कुछ अलग नहीं है। जैसे हमें गिवन है 2a और 2b इक्वल दे रखा बेटा, मैं इसमें से 4 सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ, यहाँ से भी मैं 4 सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ, तो जो आंसर आएगा वो भी अगेन क्या होगा, वो भी हमारा इक्वल होगा। जैसे मेरे पास हैं 6 टॉफ़ीज़ और आपके पास भी है 6 टॉफ़ीज़। तो कोई आया, उसने मेरे से 2 टॉफ़ी छीन ली और आपसे भी 2 टॉफ़ी छीन ली, तो हम दोनों के पास कितनी बची, आपके पास 4, मेरे पास भी 4।
तो हम दोनों के पास अगेन क्या रह गई, इक्वल नंबर्स ऑफ टॉप। एक्सियोम 4 की बात करते हैं, फोर्थ एक्सियोम, थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक है, मैंने एक एक लाइन ले ली है, ठीक है, ये है मेरी 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। मैंने PQ एक लाइन ले ली है, ये भी है 2 सेंटीमीटर। तो बेटा मैं इस PQ को उठाकर AB के जस्ट ऊपर रख दूँ तो क्या हो जाएगा, यही तो फॉर्म बनेगा, ये AB है, ये AB है, इसी के ऊपर मैंने PQ रख दी, ये भी क्या है 2 सेंटीमीटर है, तो ये एक दूसरे के ऊपर आ गई ना, तो इसको बोलते हैं कॉन्साइड। ये डार्क हो गई है, लेकिन इस तरीके से इस PQ को उठा के AB के ऊपर रख दूंगी तो इसके ऊपर कॉन्साइड हो जाएगी और ये एग्जैक्टली इसके इक्वल होगी, ना कम ना ज़्यादा। तो ये तो हमें पता ही है ऐसा होगा, सेम एज इट इज़। अगर ये एग्जांपल से आपको क्लियर नहीं है तो आप एक काम कीजिए, एक ब्लेड लीजिए और उस ब्लेड के ऊपर सेम वैसा ही ब्लेड रख दीजिए, दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, एक दूसरे से कॉन्साइड हो गए, दोनों ब्लेड्स क्या रहेंगे, इक्वल। तो दिस इज़ अवर फोर्थ एक्सियोम। फिफ्थ एक्सियोम इज़ द होल इज़ ग्रेटर देन द पार्ट। क्या मतलब हो गया, तो इसको हम वैसे समझें तो उससे पहले हम एक पिज़्ज़ा ड्रॉ करते हैं, ठीक है। पिज़्ज़ा में 8 स्लाइसेस बना देते हैं, ठीक है। तो पिज़्ज़ा की मैंने यहाँ से ये एक स्लाइस हटा दी है, तो क्या बेटा ये जो पूरा कंप्लीट पिज़्ज़ा है इस स्लाइस से बड़ा है, ये क्या रहेगा, बिगर, और ये स्मॉल। तो यही हमसे कह रहा है द होल इज़ ग्रेटर देन स्मॉल। बेटा ये तो मैथ्स ही नहीं, ये हर जगह एप्लीकेबल है। तो बेटा जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर हम उसमें से कुछ पीसेस निकाल लें, एक पीस हमने निकाल दिया है, तो बाकी जो बड़ा बचेगा वो क्या रहेगा, उससे ग्रेटर ही रहेगा। दिस इज़ अवर एक्सियोम नंबर 5। दिस इज एक्सियोम नंबर 5। नाउ 6th एक्सियोम इज़, तो देखो 6th और 7th दोनों सेम ही, विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। डबल के बराबर हैं तो आपस में भी तो बराबर होंगी। देखिए 7th भी एज इट इज़, थिंग्स विच आर हैवल्स ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। पोस्टुलेट को मैं मैथ्स की फॉर्म में ना समझा के आपको इस तरीके से समझाऊँ। आपके पास एक पीस ऑफ एप्पल है, आपने एप्पल को एग्जैक्टली बीच से कट किया है, तो हाफ पार्ट जो होगा वो हाफ के इक्वल होगा, मतलब आधा आधा भी क्या होगा, बराबर। तो सेम एज इट इज़ है, सर्कल है, उसका हाफ किया, डायमीटर है, डायमीटर इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा, तो ये दोनों पार्ट भी क्या रहेंगे बेटा, इक्वल। आई होप सभी एग्जाम्स आपको क्लियर हैं। तो बेटा एक्सियोम तो हमने रीड कर लिए हैं, समझ लिए हैं। अब पोस्टुलेट्स क्या होते हैं। यूक्लिड्स ने हमें 5 पोस्टुलेट्स दिए हैं। क्या हैं? फर्स्ट पोस्टुलेट इज़ अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। कैसे? आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं, कोई भी 2 पॉइंट हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं। तो क्या कह रहे हैं, ए स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू अनदर। तो इनमें से किसी भी पॉइंट से वन पॉइंट टू अनदर का मतलब है मैं ए टू बी ज्वाइन करूँगी तो भी मुझे एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, बी टू ए बी। जैसे ये है पी और ये है क्यू, ठीक है, इन दोनों को ज्वाइन करेंगे वन पॉइंट टू अनदर। आप क्यू टू पी भी कर सकते हैं ऐसे, तो हमें क्या मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन। दिस इज अवर पोस्टुलेट नंबर 1। नेक्स्ट है सेकेंड पोस्टुलेट इज अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली। ठीक है, इसका मतलब क्या है, देखो टर्मिनेटेड लाइन, टर्मिनेटेड लाइन वही है जो आज हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। सेकेंड पोस्टुलेट ये है कि टर्मिनेटेड लाइन, ये आपकी लाइन ए बी है। एट प्रेजेंट हम इसको क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट। लेकिन यूक्लिड्स इसको क्या बोलते थे बेटा, यूक्लिड्स ने इसको कहा था टर्मिनेटेड लाइन। तो उन्होंने ये कहा है एक टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनाइटली, मतलब कितना भी इसको हम बढ़ा सकते हैं। इसको मैं इधर से इंक्रीज़ करना चाहूँ तो जितना मर्जी मैं कर सकती हूँ, ठीक है। इसी तरीके से मैं लेफ़्ट में भी कर सकती हूँ। दिस इज़ पोस्टुलेट नंबर 2। अब आप एक चीज़ देख रहे होगे, मैंने फर्स्ट पोस्टुलेट किया लाइन ड्रॉ करने वाला, दैट इज़ रिलेटेड टू ज्योमेट्री, वो सिर्फ ज्योमेट्री में यूज़ होगा, अलजेब्रा में तो यूज़ नहीं हो सकता है। दिस इज़ पोस्टुलेट 2, ये भी ज्योमेट्री से रिलेटेड है। इसी वजह से मैंने कहा था कि पोस्टुलेट वो अजम्पशंस हैं जो स्पेसिफिकली किसके लिए यूज़ होती हैं, ज्योमेट्री के लिए, और जो एक्सियोम है वो थ्रू आउट मैथमेटिक्स यूज़ होता है और हमारी डेली लाइफ में भी वो वैसे ही काम कर रहा है जैसे वो मैथ्स में। सो थर्ड पोस्टुलेट इज़
थर्ड पोस्टुलेट है, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। कहा गया है कि हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं ना, तो ये हमारी चॉइस होती है कि हम सेंटर कहीं भी चूज़ करें, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, कहीं भी। और देखो ये तीन, सपोज करो मैंने 3 सेंटर ले लिए हैं, मैं यहाँ पर ये सर्कल भी ड्रॉ कर सकती हूँ, ये भी कर सकती हूँ और ये भी कर सकती हूँ। अब ये वाला रेडियस कुछ अलग है, ये कुछ अलग है, ये कुछ अलग है, तो मीन्स हम सर्कल ड्रॉ करने के लिए सेंटर कुछ भी ले सकते हैं, रेडियस भी कुछ भी हो सकता है। दिस इज़ नथिंग बट दिस इज़ द पोस्टुलेट नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट पोस्टुलेट इज, फोर्थ पोस्टुलेट है, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक है, राइट एंगल क्या होता है? 90 डिग्री एंगल को बोलते हैं। तो मैंने एक ये राइट एंगल बना दिया, ठीक है, ये इसकी आर्म्स है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ राइट एंगल? 90 डिग्री। दिस इज़ माई सेकेंड राइट एंगल। अब राइट एंगल है तो उसका मतलब 90 डिग्री ही होगा। दिस इज ऑल्सो अ राइट एंगल। तो क्या है, सभी राइट एंगल की वैल्यू इक्वल होगी। राइट एंगल है तो ऑब्वियसली ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। अब जो इसकी आर्म्स की लेंथ है ना, वो छोटी बड़ी है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमें सिर्फ बात करनी है एंगल से। एंगल बनेगा 90 डिग्री, तो राइट एंगल हमेशा 90 डिग्री का होता है। तो इसका मतलब है जितने भी राइट एंगल हैं दे ऑल आर इक्वल। दिस इज़ आवर पोस्टुलेट नंबर 4। नाउ फिफ्थ पोस्टुलेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो एक बार वीडियो पॉज करके आप इसको खुद से भी रीड कीजिए। अ स्ट्रेट लाइन, इफ़ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइन्स make the interior angle on the same side of it taken together less than the 2 right angles, then the 2 straight lines, if produced indefinitely, meet on that side on which the sum of angle is less than 2 right angle। बेटा एक बार वीडियो पॉज कीजिए और उसको रीड कीजिए। मैंने 2 स्ट्रेट लाइन ले लीजिए, एक ये है, एक ये, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं, स्ट्रेट लाइन है A एंड दिस इज़ B एंड दिस इज़ P, दिस इज़ Q। हमारे पास 2 स्ट्रेट लाइन है। अब इन 2 स्ट्रेट लाइन को एक थर्ड स्ट्रेट लाइन कट कर रही है, ये हमारा CD हो सकता है, ठीक है। अब क्या कह रहा है हमें क्वेश्चन में कि जो इंटीरियर एंगल हैं, ठीक है, लाइन AB और लाइन PQ, इसके अंदर की साइड, इंटीरियर मीन्स इन दोनों के इन बिटवीन, तो कौन कौन से एंगल है बेटा? एक तो ये वाला है, एक ये भी इंटीरियर है और ये भी इंटीरियर है। तो कह रहा है कि जिस साइड भी एंगल का सम लेस देन 2 राइट एंगल होगा, लेस देन 2 राइट एंगल मीन्स लेस देन कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। तो अगर इस साइड ये जो 2 एंगल बन रहे हैं 1, 2, इफ़ एंगल 1 प्लस एंगल 2 सम इज़ लेस देन 180 डिग्री, अगर ये है तो क्या है, ये इनको आगे ले जाओगे आप, इनको आगे एक्सटेंड करोगे तो इस साइड एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। अगर एंगल 3 और एंगल 4 है हमारे पास, तो अगर एंगल 3 का सम एंगल 4 के साथ किससे लेस आ जाता है? 180 डिग्री के साथ, तो ये वाली जो हैं लेफ्ट हैंड साइड में जाकर मीट करेंगे। तो इस केस में इस साइड में सम लेस देन आएगा, तो जैसे आप इनको आगे करोगे तो ये एक पॉइंट पर जाकर मीट करेंगे। कहीं बोर्ड छोटा रह गया है, आगे जाके मीट करेंगे। तो इसमें यही बताया गया है कि जिस भी साइड सम ऑफ एंगल होगा लेस देन 2 राइट एंगल मीन्स 180 से छोटा होगा, उसी साइड जो हैं ये लाइंस एक दूसरे को मीट करेंगे। अब ये कंडीशन कैसे हो सकती है? लेस देन 180 होना चाहिए। हो सकता है ये मेरा हो 60 और ये कितना हो सकता है? ये एंगल 4 है ना, ये 60 डिग्री है और ये 180 से ये 110 है, तो दोनों को ऐड कीजिए बेटा, तो क्या आ जाएगा? 60 प्लस 110 दैट इज़ 170 डिग्री। तो ये लेस देन 180 है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड आगे जाकर किसी एक पॉइंट पर मीट करेंगे। तो डिपेंड करेगा किस साइड का सम जो है वो 180 से लेस है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के। क्वेश्चन नंबर 5 पॉइंट एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, गिव रीज़न फॉर योर आंसर। ये स्टेटमेंट जो गिवन है ये ट्रू है, तो ट्रू क्यों है? फॉल्स है तो फॉल्स क्यों है? आपको रीज़न देना है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ ओनली 1 लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। कह रहा है कि सिर्फ सिंगल पॉइंट से एक ही ये पॉइंट है,
हम पॉइंट को डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से, ठीक है। ये कह रहा है कि ए पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन पास कर सकती है। तो चलो देखते हैं कि एक ही लाइन पास करेगी या मोर देन वन। ये मैंने एक फर्स्ट लाइन ड्रॉ कर दी, ये इधर पॉइंट है ना, इधर से बेटा, इधर से ये भी तो हो सकता था कैसी, ये भी तो कुछ, ये भी। तो देर आर सो मेनी लाइन्स दैट कैन पास थ्रू पॉइंट ए। तो ये कंडीशन क्या आ जाएगी, दिस इज़ फॉल्स, दिस इज़ फॉल्स। तो रीज़न भी हमें देना है कि फॉल्स है, तो क्यों है, हमें अपना जो आंसर है उसको उसके फेवर में बताना भी है कि भाई ये ट्रू क्यों है। तो हम क्या लिखेंगे, फॉल्स कॉमा इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। एक सिंगल पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस को हम ड्रॉ कर सकते हैं। दिस इज आंसर नंबर 1। नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट क्या है बेटा, नेक्स्ट है देर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। मैंने आपको एग्ज्यूम कराया था, ठीक है। देखते हैं एक बार। सेकंड पॉइंट को प्रूव करने से पहले हमारा एग्ज्यूम 5.1 रह गया था, पहले उसको देखते हैं कि क्या कहता है। आपको सेकंड एग्ज्यूम 5.1 एग्ज्यूम गिवन है, ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी यूज़फुल है। गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देयर इज़ अ यूनिक लाइन दैट पासिस थ्रू देम। क्या कह रहा है, अगर आपको दो डिफरेंट पॉइंट्स दे रखे होंगे तो वहाँ से सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन पास कर सकती है। कैसा है देखते हैं। ये एग्जाम 5.1 है और यही हमसे पूछा है इन्होंने क्वेश्चन फर्स्ट बी पार्ट में। तो हम दो डिस्टिंक्ट पॉइंट ले लेते हैं और चेक करते हैं इज़ दैट ट्रू और नो। दिस इज़ पॉइंट 1, दिस इज़ पॉइंट बी, कहीं भी ले सकते हैं। हमने पॉइंट ए ले लिया है और ये पॉइंट बी है, तो इन दोनों को ज्वाइन कीजिए, एक स्ट्रेट लाइन आई। इज़ देयर एनी अदर वे टू ज्वाइन दिस। अगर मैं इसको ऐसे लेके जाऊंगी, दिस इज़ नॉट अ लाइन, दिस इज़ अ कर्व, दिस इज़ अ सेमी सर्कल, एज इट इज़ करूँगी, दिस इज़ अ जिगजैग मोशन। तो क्या है, एक्सियोम 5.1। अगर एक्सियोम 5.1 क्या कहता है कि दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है, तो इसका आंसर क्या लिखोगे, फॉल्स। ठीक है, ये एक्सियोम 5.1 की स्टेटमेंट है कि दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से एक ही लाइन पास कर सकते हो। तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स, बिकॉज ओनली सिंगल लाइन पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। ये हमारा क्या कह सकते हैं, ये और क्या है, इसको सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं ना हम, एक्सियोम 5.1। ठीक है, ये एक्सियोम 5.1 है। तो दिस इज अवर क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड पार्ट ना, क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड वाला पार्ट है, उसका आंसर आ चुका है। नेक्स्ट पार्ट इज थर्ड पार्ट है, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनिटली ऑन बोथ साइड। याद कीजिए क्या है, ये पोस्टुलेट कौन सा वाला है, दिस इज पोस्टुलेट 2। तो व्हाट इज़ द आंसर, वी विल राइट ट्रू। थर्ड वाला जो पार्ट है उसको लिखेंगे, थर्ड जो पार्ट है दैट इज़ ट्रू। और ये ट्रू क्यों है बेटा, ये है पोस्टुलेट 2, ठीक है, इसलिए ये ट्रू है, उसकी स्टेटमेंट ही यही है, तो ये ट्रू है। तो बेटा इसके बाद आते हैं फोर्थ पार्ट पे। इफ़ इक्वल सर्कल्स आर इक्वल, इफ़ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल। क्वेश्चन में कहा गया अगर दो सर्कल इक्वल हैं तो उनके रेडियस भी इक्वल होंगे। अब भाई ये तो बात बिल्कुल ही करेक्ट है कि सर्कल जो सर्कल है किस पे डिपेंड करता है, रेडियाई पे डिपेंड करता है। तो रेडियाई इक्वल है तो सर्कल तो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। तो देखो ये एक सर्कल है, इसका रेडियस है 2 सेंटीमीटर। अगेन एक और सर्कल है, इसका रेडियस भी है 2 सेंटीमीटर। तो मैं इस सर्कल को उठा के इसके ऊपर प्लेस कर दूं तो क्या होगी, इसकी जो आउटर बाउंड्री है ना बेटा,
वो एक दूसरे से कोइंसाइड हो जाएगी, इस तरीके से हो जाएगी कि पता ही नहीं चलेगा कि दो, अगर ये आप इसको नोटबुक में बना के कट करके एक दूसरे के ऊपर रखोगे ना, आप बता नहीं सकते हो कि ये दो सर्कल हैं, ये कोइंसाइड हो जाएगा। तो इट मीन्स ये एक ही सर्कल की तरह रिप्रेजेंट करेगा। तो इसका आंसर आएगा ट्रू। ट्रू, साथ में रीज़न क्या दोगे? बिकॉज एरिया इक्वल हो जाएगा दोनों का, बिकॉज एरिया ऑफ सर्कल डिपेंड्स ऑन रेडियाई, डिपेंड्स ऑन रेडियाई। ठीक है, तो रेडियस पे डिपेंड करता है। अगर रेडियाई इक्वल है तो क्या होगा? सर्कल भी दोनों इक्वल होंगे। रेडियाई जो है वो रेडियस का प्लूरल है, ठीक है, मोर देन वन रेडियस को बोलते हैं रेडियाई। सो दिस इज अवर पार्ट फोर्थ, क्वेश्चन फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन फिफ्थ, इन फिगर 5.9 इफ ए बी इज इक्वल टू पी क्यू एंड पी क्यू इज एक्स वाई देन ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई। क्या है? ए बी आपको गिवन है, वो किसके इक्वल है? पी क्यू के। पी क्यू किसके इक्वल है बेटा? एक्स वाई के। ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। तो पूछा है क्या ये और ये इक्वल हैं? आर दिस टू इक्वल? डेफिनेटली दे आर इक्वल। यही तो हमारा यूक्लिड्स का फर्स्ट एक्सियोम है। इफ़ टू इक्वल्स आर इक्वल टू समथिंग देन दे आर इक्वल टू ईच अदर, यही वाला है ना, तो यही है। तो इसका आंसर भी हमारा आएगा ट्रू। रीज़न क्या दोगे? यूक्लिड्स फर्स्ट एक्सियोम, सिंपली ये भी लिख सकते हो, यूक्लिड्स फर्स्ट एक्सियोम, और ब्रैकेट में लिख दिए, उसको याद भी रहेगा। इफ टू थिंग्स आर इक्वल टू थर्ड देन they are equal to each other। क्लियर है? इसका आंसर भी हमारा हो गया। सो क्वेश्चन सेकंड की हम बात करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड इज गिव अ डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म, आर देयर अदर टर्म दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट, व्हाट आर दे एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम। तो कह रहा है कि जो हमें एक क्वेश्चन है, पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस, लाइन सेगमेंट, रेडियस ऑफ अ सर्कल, स्क्वायर, इन सब चीज़ों को डिफाइन करना है। तो क्या कह रहा है कि अगर क्वेश्चन में गिवन है, इनकी डेफिनेशन देने से पहले क्या कुछ और टर्म है जिनकी डेफिनेशन हमें देनी चाहिए, जिनके बारे में बताना चाहिए? तो डेफिनेटली देयर आर सो मैनी थिंग्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट बिफोर वी डिफाइन दीज पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर्स, etc। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले बेटा हमें पॉइंट को डिफाइन करना पड़ेगा। किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए पहले हमें पॉइंट्स पता होना चाहिए। अब पॉइंट होता क्या है वो हमें नहीं पता है। इट मीन्स फर्स्ट वी नीड टू डिफाइन पॉइंट। सो बेटा पॉइंट क्या होता है, डेफिनेशन आप बाद में लिखिए। पॉइंट होता क्या है? ये, इसको डॉट भी बोलते हैं। तो अब मैथ्स में हम पॉइंट के लिए यूज़ करेंगे कैपिटल लेटर, कोई भी कैपिटल अल्फ़ाबेट, लाइक दिस। मैंने इस पॉइंट को नाम दे दिया P, ठीक है। अब ये भी एक पॉइंट है एंड दिस इज़ X ले लीजिए एंड दिस इज़ T, दे ऑल आर पॉइंट्स, ठीक है। अब पॉइंट को डिफ़ाइन कैसे करेंगे, कैसे डिफ़ाइन करेंगे? तो पॉइंट है, पॉइंट के अलावा इसके पास तो कुछ भी नहीं है। तो इट मीन्स फर्स्ट इसको हम ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, अ पॉइंट इज़ दैट विच हैज़ नो पार्ट, जिसका और कोई पार्ट ही ना हो, दैट इज़ कॉल्ड पॉइंट। और अ पॉइंट हैज नो लेंथ एंड नो ब्रेथ, पॉइंट की ना ही लंबाई है ना ही चौड़ाई है, ठीक है। तो आप पॉइंट को इस तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब पैरेलल लाइंस हैं, तो पहले लाइंस को डिफ़ाइन करना पड़ेगा। तो व्हाट इज़ लाइन? देखो ये है, ये मैंने ए बी बोल दिया, ठीक है। ए बी इज़ अ लाइन, इट इज़ अ ब्रेथलेस लेंथ विच कैन बी एक्सटेंडेड इन बोथ डायरेक्शन। मीन्स लेंथ की सिर्फ, लाइन की सिर्फ लेंथ है,
देखिए ए बी की सिर्फ लेंथ है, ब्रेड्थ नहीं है, मीन्स सिर्फ लंबाई है, चौड़ाई कुछ नहीं होती है। और इसको हम दोनों साइड एक्सटेंड कर सकते हैं इस तरीके से, जितना मर्ज़ी हम इसको बढ़ा सकते हैं। वी कैन एक्सटेंड इट इन बोथ डायरेक्शन। सो इट इज़ अ ब्रेथलेस लेंथ विच कैन बी एक्सटेंड इन बोथ डायरेक्शन। एक ऐसी लंबाई जिसकी चौड़ाई ना हो उसको हम बोलते हैं लाइन। ठीक है, एक चीज़ और हमें डिफ़ाइन करनी पड़ेगी, प्लेन। ये प्लेन क्या होता है? प्लेन जैसे आपका नोटबुक का पेज है, ठीक है, ये जैसे एक पेज है, इसकी क्या है? लंबाई है, कुछ इसकी चौड़ाई है, मीन्स इट हैज़ लेंथ और इट हैज़ ब्रेथ। इसमें क्या नहीं है बेटा? इसकी हाइट नहीं है। इट अ फ्लैट सरफेस, कोई भी फ्लैट सरफेस विच हैज़ एनी फ्लैट सरफेस विच हैज़ लेंथ एंड ब्रेथ। एग्जाम्पल, हम डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खाते हैं, तो डाइनिंग टेबल हो गया, स्टडी टेबल हो गया, उसमें जो ऊपर वाला टॉप वाला पार्ट, ओनली टॉप पार्ट, उसको कहेंगे टेबल टॉप। जैसे हो गया सिर्फ अपर पार्ट जिसमें सिर्फ लेंथ है, ब्रेथ है, दैट इज़ कॉल्ड अ प्लेन। ओके, अब हमारा जो फर्स्ट आता है क्वेश्चन, जहाँ से हमारा शुरू होता है, जो डिफाइन पूछा है, फर्स्ट क्या डिफाइन करना है? पैरेलल लाइंस, देन हमें परपेंडिकुलर लाइंस, लाइन सेगमेंट, रेडियस ऑफ सर्कल एंड स्क्वायर। अब पैरेलल लाइंस क्या होती हैं बेटा? हमने बहुत बार रीड किया है, ठीक है, बट उसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो देखो, पैरेलल लाइंस वो होती हैं जो कहीं पर भी जाकर मीट नहीं करती। जैसे रेलवे ट्रैक देखा आपने, रेल्स, ट्रेन चलती है रेल्स पे, ये जो है एक जो पैरेलल लाइंस का परफेक्ट एग्जांपल है। इनके बीच में जो डिस्टेंस रहता है ना बेटा, ये हमेशा फिक्स रहता है। दो रेल्स के बीच में जो डिस्टेंस है, इट इज़ ऑलवेज फिक्स। ठीक है, अब ये कितना भी आगे इसको आप एक्सटेंड कीजिए, ये कभी भी एक दूसरे को मीट नहीं करती हैं। अब ये नहीं सोचना कि जब ट्रेन क्रॉस करती है वहाँ आपने देखा है, वहाँ पर तो अलग सिचुएशन है। अदरवाइज़ ये जहाँ पर नॉर्मली जो सिचुएशन है, रेल वाला जो पटरियाँ हैं वो कभी भी एक दूसरे से मिलती नहीं है। तो हाउ विल वी डिफाइन पैरेलल लाइंस? द लाइंस विच डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर इवन आफ्टर एक्सटेंडेड ऑन बोथ साइड। मीन्स ये जो लाइन है, अगर इनको हम लेफ़्ट में भी एक्सटेंड कर दें, राइट में भी एक्सटेंड कर दें, यू कैन एक्सटेंड दैम अप टू इन्फिनिटी, तब भी जाकर ये किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करने वाली। इंटरसेक्ट का मतलब होता है जैसे एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, ये यहाँ आकर एक दूसरे को कट कर दे, तो ये पैरेलल लाइंस नहीं हैं। ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं बेटा? कट कर रहे हैं, मीन्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो दीज आर नॉट पैरेलल लाइंस। ठीक है, नेक्स्ट है परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है, द lines having an angle of 90 degree between them at the point of intersection. Lines having an angle of 90 degree between them at the point of intersection. ये point of intersection है, लेकिन ये जहाँ पर meet कर रही हैं, intersect कर रही हैं, that is not 90 degree. तो you can see यहाँ पर हमारी रे हैं, ये है A, कुछ भी ले लीजिए, इधर है B एंड दिस इज़ P एंड दिस इज़ Q। हमारे पास टू रेज हैं, रे AB एंड रे PQ। ठीक है, लाइंस बोल दीजिए, लाइंस बोले, AB लाइन और PQ लाइन है, रेज भी बोल सकते हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो ये वाली जो लाइंस, दैट दे आर कॉल्ड एज परपेंडिकुलर लाइंस। जैसे मैंने लिया AB, ठीक है, मैंने एक ड्रॉ कर दिया इस पर PQ, ये एंगल भी 90 एंड दिस इज़ ऑल्सो 90। तो हम इसको कई बार ऐसे भी लिखते हैं ना, PQ इज़ परपेंडिकुलर ऑन AB। ठीक है, परपेंडिकुलर लाइंस का मीनिंग आपको समझ आ गया। ये दो लाइंस कहीं भी इंटरसेक्ट करें और वहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो उसको हम बोलेंगे वो कैसी लाइन है? परपेंडिकुलर लाइंस। अब हमें डिफाइन करना है लाइन सेगमेंट। सो लाइन सेगमेंट इज़ व्हाट? A part of line having two end points। एक बहुत बड़ी लाइन थी मेरे पास, ठीक है, मैंने क्या किया, उसका एक पार्ट ले लिया, यहाँ से यहाँ वाला पार्ट। ठीक है, तो इसका एक एंड पॉइंट A है, दूसरा एंड पॉइंट क्या है? B। तो दिस इज़ कॉल्ड लाइन
सेगमेंट। क्लियर है आपको? अ पार्ट ऑफ लाइन कैसे डिफाइन करेंगे? वी विल डिफाइन लाइन सेगमेंट एज अ पार्ट ऑफ लाइन हैविंग 2 एंड पॉइंट्स। ठीक है। नेक्स्ट है रेडियस ऑफ अ सर्कल। रेडियस ऑफ अ सर्कल कह दीजिए, सिंपली रेडियस कह दीजिए। ठीक है। रेडियस क्या होता है भाई? चलिए, ये मेरे पास क्या है? एक सर्कल, एंड दिस इज द, विदाउट सेंटर तो सर्कल को ड्रॉ ही नहीं कर सकते हम, तो ये मेरा है सेंटर। मैंने यहाँ पर कंपास रख के एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब ये जो आउटर बाउंड्री है ना बेटा, इसको बोलते हैं हम सर्कमफ्रेंस। ठीक है। आउटर बाउंड्री को क्या बोलते हैं? सर्कमफ्रेंस। और ये क्या है बेटा? सेंटर। अब सेंटर और सर्कमफ्रेंस को ज्वाइन कर दीजिए। सर्कल के ऊपर कहीं भी ये पूरा जो रिंग है, बाहर जो आउटर पार्ट है, जो इसकी बाउंड्री है, इसको बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। और सेंटर है मिडल में, सेंटर में है ये, मिडल बिल्कुल एग्जैक्टली सर्कल के बीच में होता है सेंटर। आप इसको जहाँ भी सर्कमफ्रेंस से टच करेंगे, दिस इज़ अ रेडियस। इफ़ यू टच हियर सर्कमफ्रेंस और रेडियस, सर्कमफ्रेंस और सेंटर को जॉइन करना है तो वो होता है हमारा रेडियस। ये भी रेडियस है एंड दिस इज़ रेडियस। जैसे ओ ए इज़ रेडियस एंड दिस इज ओ बी, सो ओ बी एंड ओ ए बोथ आर रेडियस। ओ ए एंड ओ बी बोथ आर इक्वल। क्यों इक्वल हैं? क्योंकि ये क्या है? रेडियस। ठीक है। अब रेडियस, आप इनकी ज़रूरी नहीं है, जो डेफिनेशन मैं बता रही हूँ आप वही कीजिए। आप कोई भी डेफिनेशन अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं, आप इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो बेटा रेडियस को कैसे डिफाइन करेंगे? रेडियस क्या होता है? सेंटर और सर्कमफ्रेंस के बीच का डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस। द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। ठीक है। सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड एज रेडियस। नाउ लास्ट वन इज स्क्वायर। आपने स्क्वायर क्या होती है बेटा? अ क्लोज्ड फिगर विद ऑल 4 साइड्स एंड 4 एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री। मीन्स हमारा जो ए बी की जो लेंथ होगी वो किसके इक्वल होगी? बी सी के लेंथ के इक्वल। साथ में ये किसके इक्वल होगी? सी डी के इक्वल। देन डी ए कह दीजिए, ए डी कीजिए। मीन्स दिस साइड, दिस साइड, दिस साइड ऑल आर इक्वल। अ क्लोज्ड फिगर विद 4 इक्वल साइड्स and all the 4 angles are equal to 90 degree is called as a square. Question 3 is consider 2 postulates given below. Given any 2 distinct points A and B, there exists a third point C which is in between A and B. हमें फर्स्ट क्या गिवन है कि 2 अलग अलग पॉइंट दिए हैं। डिस्टिंक्ट मीन्स अलग अलग, ए और बी 2 पॉइंट दे रखे हैं। तो क्या है? एक थर्ड पॉइंट सी होगा। कहाँ होगा बेटा वो पॉइंट? विच इज़ इन बिटवीन ए एंड बी। ठीक है। तो जैसे मुझे 2 पॉइंट्स गिवन है, ए यहाँ है, बी यहाँ है और सी पॉइंट यहीं कहीं इनके बीच में है। ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पोस्टुलेट है जो यहाँ पर गिवन है। सेकंड क्या कह रहे हैं? देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। कह रहा है कम से कम 3 पॉइंट ऐसे होते हैं। मीन्स अगर 2 पॉइंट आप लेके चलेंगे ए और बी, तो ये तो हमेशा एक लाइन पे ही होंगे। तो कह रहा है कम से कम 3 पॉइंट होने चाहिए, तभी क्या है वो सेम लाइन पे नहीं होंगे। तो जैसे सी पॉइंट दे रखा वो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। तो ये कंडीशन बोली है कि जो थर्ड पॉइंट है वो ए बी पर नहीं है। आई होप दोनों पोस्टुलेट्स आपको क्लियर है। फिर हमसे पूछा है डू दीज पोस्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स। एग्जैक्टली यहाँ पे बहुत सारी टर्म्स जो उन्होंने डिफाइन नहीं की हैं। जैसे हमने इस क्वेश्चन में लिख दिया था 1-2 टर्म्स, जैसे प्लेन लिखा था, पॉइंट लिखा था। इसी तरीके से यहाँ भी काफ़ी टर्म्स है जो डिफाइन नहीं किए हैं। आर दीज पोस्टुलेट कंसिस्टेंट? डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट? एक्सप्लेन। ओके, सो आंसर इज, तो हम लिखेंगे यस। जो उन्होंने फर्स्ट पूछा है कि यस इज देयर एनी अनडिफाइंड टर्म, तो क्या लिखेंगे? यस दीज postulates contains many undefined terms. Many undefined terms. ठीक है।
जैसे एग्जांपल दे सकते हैं हम, जैसे पॉइंट को डिफ़ाइन नहीं किया है, लाइन को डिफ़ाइन नहीं किया है, ठीक है। अब है बेटा, ये हम जो फर्स्ट पूछा था उसका आंसर हो गया। सेकंड हमसे पूछ रहा है आर दीज पोस्टुलेट कंसिस्टेंट। डेफिनेटली कंसिस्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट वाला पोस्टुलेट है वो एक अलग सिचुएशन है, सेकंड वाला अलग सिचुएशन, दोनों अलग अलग सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो क्या लिखेंगे बेटा, यस दे आर कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट हैं बिकॉज these refers to different situation। ये दोनों अलग अलग situations हैं तो they are consistent। लास्ट पूछ रहा है कि do they follow from Euclid's postulate। नहीं, ये Euclid's postulate तो है नहीं बेटा, क्या है ये, axiom है। no they do not follow Euclid's postulates। postulates नहीं है ये, क्या है, they follow Euclid's axiom। कौन सा axiom है बेटा, जो फर्स्ट वाला दे रखा है, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट वाली बात कर रखी है, ये 5.1 एग्जियोम है। दे फॉलो यूक्लिड्स एग्जियोम 5.1 डाल सकते हो आप ब्रैकेट में। टू डिस्टिंक्ट पॉइंट की बात कर रहा है, और वो लिख भी सकते हो, क्या लिखेंगे, गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, डिस्टिंक्ट points, given two distinct points there is a unique line that pass through them। Number 4 है बेटा, if a point C lies between two points A and B such that AC is equal to BC, then prove that AC is equal to 1/2 AB। Explain by drawing the figure। क्या गिवन है कि C कोई भी पॉइंट है वो किसके बीच में लाई कर रहा है, A और B के बीच में लाई कर रहा है, और क्या गिवन है, AC BC के इक्वल है। प्रूव करना है कि AC जो है हाफ ऑफ AB के इक्वल आएगा, ठीक है। शुरू करते हैं। टू पॉइंट्स A एंड B, ए और बी, हमें दो पॉइंट्स गिवन हैं ए और बी, आप इनको ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। अब गिवन है सी इज़ अ पॉइंट लाइज बिटवीन ए बी के बीच में है, यहाँ है, मान लीजिए एग्जैक्टली बीच में है, ठीक है, इधर आएगा ये, ठीक है, इधर है सी, एग्जैक्टली बीच में गिवन है। तो क्योंकि ए सी किसके इक्वल है बेटा, बी सी के, तो इन बिटवीन हो गया है। तो यहाँ से हमें गिवन है ए सी इज़ इक्वल टू बी सी। यहाँ तक क्लियर है, ये चीज़ हमें गिवन है, तो ब्रैकेट में मेंशन कर देंगे गिवन। अब हम लिखेंगे एडिंग ए सी टू बोथ, एडिंग ए सी टू बोथ साइड, ठीक है। मीन्स लेफ़्ट साइड में भी ए सी ऐड करना है और राइट साइड भी। इधर ऑलरेडी एक ए सी है, इक्वल टू किसके बेटा, ये बी सी के हैं। मैं क्या कर रही हूँ, इक्वल इज़ एडेड टू बोथ साइड, हमारा एक्सियोम है ना, दोनों साइड अगर हम इक्वल ऐड करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो भी इक्वल होगा, ठीक है। यहाँ ए सी प्लस ए सी, कितने ए सी हो गए हैं, देयर आर 2 ए सी, तो 2 ए सी इज़ इक्वल टू बी सी प्लस ए सी। अब देखो बी सी मीन्स ये वाला पार्ट, इसमें ऐड करना है ये वाला पार्ट, तो ये टोटल ही बन जाएगा यहाँ से यहाँ तक, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए बी। तो मैं इसकी जगह क्या लिखूँगी बेटा, ए बी इज़ इक्वल टू ए बी। ये समझ आया। बी सी में ए सी ऐड करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हो जाएगी, उसको हम नाम देंगे ए बी। इधर क्या रहेगा बेटा, 2 ए सी। अगेन क्या करना है बेटा, ए सी तो यही रहेगा,
ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई से कनेक्टेड है, इन दोनों के बीच में कोई सिंबल नहीं है, इट मीन्स दे आर कनेक्टेड विद मल्टीप्लिकेशन। तो ये इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा 1/2 एंड AB। यही हमें प्रूव करना था। दिस इज अवर आंसर, हेंस प्रूव्ड। इसमें हमने एक्सियोम को लगाया है, ये हमें गिवन था। तो अगर हम किसी इक्वल में इक्वल ऐड कर दे दोनों साइड, तो जो रिजल्ट आता है वो भी इक्वल ही रहता है, उसी का हमने यूज़ किया है और क्वेश्चन 4 प्रूव हो गया है। बेटा क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5 बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस एक्सरसाइज में यही 3 क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 5। इन क्वेश्चन 4 पॉइंट C इज कॉल्ड मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB। ये वाला जो क्वेश्चन हमने किया है इसमें C पॉइंट को कहा गया है कि वो AB का मिड पॉइंट है। प्रूव करना है, प्रूव डैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज़ वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। हमें ये प्रूव करना है कि कोई भी लाइन सेगमेंट है उसमें जो मिड पॉइंट होता है वो यूनिक होता है, मीन्स देयर एग्जिस्ट ओनली वन मिड पॉइंट। ओके, हमें यूज़ करना है क्वेश्चन 4 का। शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन 5 शुरू करने से पहले हमें क्वेश्चन 4 में देख लेते हैं क्या आया था हमारा। तो इस तरीके से हमारी एक फिगर बनाई थी ना, डायग्राम। AB हमें गिवन था, C उसका मिड पॉइंट था। तो क्या रिजल्ट आया था बेटा, AC इज इक्वल टू 1/2 ऑफ AB। मतलब AC जो है वो AB का हाफ है। तो हमें प्रूव करना है कि सिर्फ एक ही मिड पॉइंट हो सकता है। कोई बात नहीं, चलो हम ले लेते हैं, लेट D is another midpoint, D is another midpoint of AB। C के अलावा एक और पॉइंट है जो क्या है, AB का मिड पॉइंट है। अगर D मिड पॉइंट है तो सेम कंडीशन हो जाएगी, मीन्स AD किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ ऑफ AB के इक्वल होगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। मीन्स ये मिड पॉइंट है तो ये हाफ ऑफ AB के इक्वल होगा। अगर D भी मिड पॉइंट है, लेट अस सपोज वो यहाँ कहीं है, ठीक है, तो अगर ये मिड पॉइंट है तो ये भी क्या होगा, मिड का मतलब है बीचों बीच, तो ये भी क्या होगा, AB का क्या रहेगा बेटा, ये भी हाफ रहेगा। ठीक है, ये इक्वेशन 2 आ गई है। अब हमारा क्या है, हमने यही रीड किया है कि दोनों साइड इक्वल हैं, मतलब ये दोनों इक्वल हैं तो ये राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ़्ट भी इक्वल होनी चाहिए। तो इससे क्या हो जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल हैं। इम्प्लाइज, दिस इम्प्लाइज AC और AD क्या हो जाएगा, इक्वल। AC किसके इक्वल हैं, AD के ही इक्वल है। ठीक है, अब AC AD के इक्वल है, ये कैसे पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है जब ये एक दूसरे के ऊपर कॉन्साइड कर जाए। कॉन्साइड करने का मतलब है D पॉइंट यहाँ नहीं है, D C के ऊपर ही है, तभी ये कॉन्साइड करेगा। C भी यही है और D भी यही है, एक दूसरे के ऊपर है। इट मीन्स C एंड D कॉन्साइड। इसका मतलब तो यही हो गया। ठीक है, अगर ये कॉन्साइड कर रहे हैं तो इसका मतलब एक ही बात है, C ही पॉइंट क्या है हमारा, D। तो क्या लिखेंगे, एवरी लाइन सेगमेंट, जो कि हमसे पूछा गया, हम क्या लिखेंगे बेटा, एवरी लाइन सेगमेंट। मैं यहाँ लिख देती हूँ, आंसर आएगा एवरी लाइन सेगमेंट हैज़ वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। क्लियर है आंसर से। इन फिगर 5.10 इफ़ AC इज इक्वल टू BD, ये देखो AC किसके इक्वल है बेटा, BD के। तो प्रूव करना है कि AB भी किसके इक्वल है, CD के। लेट्स स्टार्ट। तो बेटा क्वेश्चन में हमें फिगर क्या गिवन है, इस तरीके से गिवन है, थोड़ा और बड़ा ले लेते हैं ना। A इधर कहीं है B एंड हियर C एंड दिस इज D। हमें क्वेश्चन में गिवन है AC इज इक्वल टू BD, मीन्स फ्रॉम हियर टू हियर AC, ये वाला पोर्शन किसके इक्वल है बेटा,
BD के। दिस इज गिवन टू अस। डन। अब देखो ये इक्वल है तो AC बेटा क्या है, AC को मैं क्या लिख सकती हूँ, AC किसको मिलके बना है, AB प्लस BC। तो मैं AC के प्लेस पे लिखूँगी AB प्लस BC इज इक्वल टू, अब BD क्या है बेटा, BD है BC प्लस CD। सो BD इज BC प्लस CD। इज इट क्लियर? नाउ देखिए BC दिस साइड एंड दिस साइड बोथ आर ऑफ प्लस साइन, सेम साइन है, यहाँ भी पॉजिटिव है और यहाँ भी पॉजिटिव, और बीच में इक्वल टू है। दिस मीन्स BC गेट्स कैंसिल आउट। व्हाट इज AB remains here and here CD। तो दिस इम्प्लाइज AB इज इक्वल टू CD, और यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। ये जो लास्ट 4, 5, 6 क्वेश्चन है दे आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट, हैंस प्रूव्ड, यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.1, y इज एक्सियोम 5। In the list of Euclid's axiom considered a universal truth. Note that the question is not about the fifth postulate. ये क्वेश्चन में हमें एक्सियोम, यूक्लिड्स एक्सियोम 5th की बात कर रहा है। द होल इज़ ग्रेटर देन द पार्ट, इस वाले की बात कर रहा है कि इसको यूनिवर्सल ट्रुथ क्यों कहा गया है। क्या क्वेश्चन में हमें गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है इज़ कंसिडर्ड अ यूनिवर्सल ट्रुथ। ओके, तो रीज़न हमें देना है। तो पहले हम एक्सियोम लिख देते हैं। एक्सियोम है क्या, वो एक्सियोम है 5th एक्सियोम 5 वाला क्या है, एक्सियोम 5 है होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स पार्ट। ये सिर्फ मैथ्स में नहीं, यूनिवर्स के किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए ट्रू है। किसी भी चीज़ को आप लीजिए, उसमें से एक टुकड़ा निकाल लीजिए तो जो बाकी रहेगा वो टुकड़े से बड़ा रहेगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, इट इज़ ट्रू फॉर एनी थिंग इन any part of world, any part of world, it is true for anything in any part of the world। ये संसार की हर चीज़ के लिए, हर वस्तु के लिए ही वैलिड है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ। ठीक है बेटा, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट है। तो बेटा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक करना और अपने सभी क्लास 9th के फ्रेंड्स के साथ शेयर करना।